आज हम लेकर आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका चैप्टर 1 था। उससे एक्सरसाइज 1.2 आपको फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बताया दिया था। ठीक है, उसमें आपको मैंने बताया था क्या क्या बताया, थोड़ा सा रिमाइंड करा दे फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में एक तो मैंने बताया था आपको उसकी टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बताई थी। ठीक, और आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताई थी। उसमें 1 बताया था, 1 को इंजेक्टिव कहते हैं। ऑन टू बताया था, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। 1 ऑन टू बताया था, 1 ऑन टू को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और जो मैनी वन जो इंजेक्टिव नहीं होता वो मैनी वन होता है, उसको मैनी वन कहा था। आप पिछली वीडियो देख के अच्छी तरह समझ के फिर आगे आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आपको उसमें कुछ टाइप्स, 1-2 टाइप रह गए थे, वो देखिए हमारे पास था आइडेंटिटी फंक्शन। जो फंक्शन की टाइप थी ना, उसमें एक डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? वो कोई फंक्शन होता है ए टू ए। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो ए टू ए होगा। फॉर ऑल x belongs to a, if f(x) equal to x, then f is identity function। ठीक है, यानी x की इमेज अगर x से आती है, x की इमेज अगर x से आती है तो उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और अब आगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सिंपल सी बात है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? इधर कोई वैल्यू k हो, इधर इसके अंदर a1 a2 a3 a4 हो। ये हमारे पास डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब इसके अंदर कितने भी एलिमेंट है? सपोज करो और भी इसके एलिमेंट है, इसके अंदर p है, q है, लेकिन जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज k पर ही बनती है, यानी कांस्टेंट इमेज बनती है। अगर सबकी इमेज कांस्टेंट है तो क्या हुआ? तो अगर सबकी इमेज कांस्टेंट है तो क्या हुआ? उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल लेंगे। इसमें आप ये कह सकते हैं f(x) equal to k, where x belongs to a। k for constant, मतलब k किसके लिए यूज करा? कांस्टेंट के लिए यूज करा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा और ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये 2 टाइप्स आप देख लेंगे और हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन r* to r* है, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो f(x) equal to 1/x है। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया कि x की इमेज 1/x है। इस 1 एंड ऑन टू आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है 1 होगा, ऑन टू होगा, जिसकी डेफिनेशन f(x) equal to 1/x है। अब r* इसका डोमेन है, दूसरा r* इसका कोडोमेन है। अभी r* क्या है? r* का सेट, r* क्या है? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, कि जीरो को छोड़ के बाकी सब इसके अंदर आएंगे। जितने रियल नंबर समझते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जो दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, जिसको आप देख सकते हो, लिख सकते हो, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, चाहे वो माइनस के हो, प्लस के हो, पॉइंट में हो, ठीक है, बटे में हो, अपॉन में हो, ऐसे 1/2 3/2 4/2 √2 √3 सब क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास रियल नंबर होते हैं, और जीरो भी एक रियल नंबर होता है, पर r* में जीरो को छोड़ के बाकी सब दुनिया के रियल नंबर है। अब आपको ये डिफाइन करना है। देखो, सबसे पहले हम बताएंगे 1 है या नहीं है। 1 के लिए एक लॉजिक होता है। 1 के लिए क्या होता है? आपको लेट करना होता है, लेट फॉर x1 x2 belongs to r*। r* का मतलब हमने डोमेन से ले लिया कि दोनों में r* है। कौन सा r* लिया? हमने डोमेन वाला r* लिया। x1 and x2 belongs to r* such that f(x1) equal to f(x2)। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि x1 की इमेज जो है x2 की इमेज के बराबर है ना। यानी x1 f(x1) का मतलब x1 की f इमेज, लास्ट वीडियो में बताया था। x2 का मतलब f(x2) का मतलब जो ये वाला f(x2) दिया, इसका मतलब क्या है कि x2 की f इमेज। ठीक है,
अब f(x1) कैसे निकलेगा, इस फंक्शन में पुट करके, भाई x1 यहाँ रखो तो यहाँ x1 हो जाएगा 1/x1 और ये 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x1 = x2 आ जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, आपको 1 1 में क्या करना है, 1 1 करना सिंपल होता है, आप ऐसे दो एलिमेंट मान लेंगे और उनकी इमेज को इक्वल बना लोगे और फिर आप बाद में ये बताओगे कि वो दोनों एलिमेंट एक ही थे, x1 और x2 अलग अलग नहीं है, x1 और x2 एक हैं, तभी तो ये 1 1 होगा। ठीक है, therefore f is 1 1। हमने fx1 = f(x2) लेके चले और हमें दिखाना क्या है, x1 = x2। ये इसका 1 1 को प्रूफ करने का मेथड है, ये आप समझ लेंगे। ठीक है, अब हम इसको बताना है ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऑन टू के लिए आपको करना क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या बताया था, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन को हो जाएगी। ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन को हो जाएगी। ये हमारी रेंज, ये हमारा कोडोमेन था, ये हमारा डोमेन था। जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्रीइमेज आपको इधर मिल जाएगी तब क्या होगा, ऑन टू होगा। इसके लिए हम एक मेथड लेके चलते हैं, इसके लिए हम एक रूल बनाते हैं। कैसे करते हैं उसको, हम ये लेट करते हैं, लेट फॉर एनी y belongs to r star, y belongs to r star ले हमने कोडोमेन, कि फॉर एनी y हमने कोई भी y ले लिया जो कोडोमेन से बिलोंग करता है, उसके लिए x एग्जिस्ट करता है इन डोमेन r star। देयर एग्जिस्ट ए x इन डोमेन r star। कैसा x है, सच दैट f(x) = y। इस तरह कि x की इमेज वो y है, जो y उसके अंदर बिलोंग करता है, तो इधर एक उसके जैसे एक x बिलोंग करता है, f(x) = y। ये आपको जब भी ऑन टू करेंगे हर क्वेश्चन में यही लाइन लिखनी है आपको, सेम f(x) = y, बाकी इसके बाद होगा। अब आप देखेंगे f(x) = y हो गया। आपको करना क्या है, f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू 1/x है, तो इसमें यहाँ f(x) की जगह क्या रखनी है, 1/x = y। अब आपको यहाँ करना क्या है, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालनी है। x की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है, y के टर्म में। y किससे बिलोंग करता था, y करता था इससे बिलोंग, y करता है इससे बिलोंग और x करता है इससे बिलोंग। ये क्या है, कोडोमेन, ये है डोमेन। ठीक, कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, डोमेन भी क्या है, डोमेन भी नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। अब आपको करना क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r star। r star मतलब, r star का मतलब कि नॉन जीरो वैल्यू कोई भी रखेंगे, we see that x = 1/y is defined। That means x = 1/y is defined। x कहाँ था, x r star में था, तो x, क्योंकि आपने ध्यान देखा आराम से, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r star। ठीक है, r star की वैल्यू, अब पहले मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। आपको r star की वैल्यू यहाँ 1 रखो, भाई y की वैल्यू यहाँ 1 रखो, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 2 रखो, 1/2 आ गई। 1/2 कहाँ जाएगा, इसके अंदर होगा। 1/2 किसके अंदर होगा, इस r star के अंदर होगा ना, r star और r star। अब आप y की वैल्यू यहाँ 3 रखो, 1/3 इसके अंदर होगा। आप यहाँ y की वैल्यू कुछ भी रखो, तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो बिलोंग्स टू r star ही होगी, समझिए ना। y की वैल्यू आप r star, क्योंकि y बिलोंग्स टू r star है, y की वैल्यू आप इस r star में से कुछ भी उठा कर रखो यहाँ, तो x की वैल्यू, x भी किससे बिलोंग करेगा, x भी बिलोंग्स टू r star ही करेगा। यही बात हम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे आपने यहाँ 2 रखा तो 1/2 आ गई, 1/2 आर स्टार से बिलोंग करेगा। आपने यहाँ 3 रखी तो x की वैल्यू 1/3 आएगी, 1/3 भी रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गई। y की वैल्यू आप 0 यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि 0 ये नॉन जीरो नंबर में 0 से बिलोंग ही नहीं करता। आप इसकी वैल्यू 1/3 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कुछ भी रखा है आपको रियल नंबर ही देगा। आप एवरी वैल्यू ऑफ y के 1/y क्या होगा, 1/y भी रियल नंबर होगा। तो यही बात हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r 1/y will be belongs to r star means that means क्या होगा, that means 1/y x belongs to r star your domain। बस भैया आपको बताना था कि एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r स्टार, यानी जो y की वैल्यू है जो उसे कोडोमेन से निकल कर आती है। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 1/y आता है और 1/y किससे इक्वल है, वो x से इक्वल है। तो वो x कहाँ जाना चाहिए, वो x डोमेन में जाना चाहिए, वो x डोमेन में जाना चाहिए। तो इससे क्या आपको क्या मिल गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, इसका ये इंप्लाइज कर गया कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज होती है y की। तो एवरी वैल्यू ऑफ y की प्रीमेज कहाँ मिली, इसके अंदर मिल गई। बात समझ आ गई। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर f इज। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, f के बारे में क्या दिया है, f n to n है और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक क्या करना है, 1 1 और 2। चेक क्या करना है, 1 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि n to n है, n to n है तो क्या होगा, लेट पहले 1 1 चेक कर लेंगे। 1 सिंस लेट 4 x1 x2 belongs to n such that fx1 इक्वल टू fx2। x1 की वैल्यू fx1 की वैल्यू, क्योंकि fx की वैल्यू x स्क्वायर है तो fx1 की वैल्यू x1 स्क्वायर हो जाएगी, x1 स्क्वायर। fx की वैल्यू ऐसे यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ भी x2 बन जाएगा, ठीक है, x2 स्क्वायर। और x और x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, n से, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव तो होते नहीं। तो जब आप इसका रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस x2 आएगा x1 की वैल्यू पर। बट ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, बट x1 x2 बिलोंग्स टू n, तो वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं देगा। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या होगा, x2। लेकर हम क्या चले थे, fx1 इक्वल टू fx2। प्रूफ क्या कर दिया, x1 इक्वल टू x2। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो देयरफॉर f इज ऑन टू क्या बन जाए, 1 1, सॉरी, f इज 1 1। तो आपको 1 1 प्रूफ करने का मेथड होता है। अब ऑन टू कैसा प्रूफ करेंगे, ऑन टू जैसे हमने पहले बताया था, हमारा अब की बार फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और n to n है, ठीक है। इसके अंदर ये भी n है और ये भी n है। अब आप छोटी सी बात देखेंगे, पहले देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये भी चलता रहेगा ऐसे। ये हमारा डोमेन हुआ, ये हमारा कोडोमेन हुआ, ये भी n है, ये भी n है, ठीक। x की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो 1 स्क्वायर आता है, तो 1 की इमेज 1 से मिलेगी, 2 की इमेज 4 से मिलेगी, 3 की इमेज 9 से मिलेगी, 4 की 16 से मिलेगी, 5 की 25 से मिलेगी। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो जितने भी आपके पास, अब ये 2 है, ये 2 बचा
3 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7, 8, इनकी तो कोई इमेज ही नहीं है इधर, इनकी तो कोई प्री इमेज इधर है ही नहीं। बात समझ में आ गया ना? ये सारे तो खाली बच गए ना, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन का नहीं हुआ। सिंस 2, 3, 5, 6, 7, 8 every non-perfect square number have no preimage in domain, therefore it is not onto, तो ये onto नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपका एग्जांपल देकर समझाया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि onto होता क्या है। अगर इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स इस मैपिंग से मिल जाते, कि सबकी मैपिंग किसी न किसी पर होती, तो फिर ये onto होता। अगर आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया कि इसकी मैपिंग इसकी प्री इमेज इधर नहीं मिल रही है, इसकी इधर वाले एलिमेंट से किसी भी एक एलिमेंट की प्री इमेज इधर नहीं मिल रही है, तो क्या होगा वो नॉट ऑन टू होगा। और यहाँ एक का यहाँ तो इनफाइनाइट है, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 इतने भी नॉन स्क्वायर नंबर है। ठीक है, चलो अब तो ये आपको पता लग गया ऑन टू तो है ही नहीं। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉन ऑन टू है, लेकिन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, थोड़ा सा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको हम करेंगे लेट फॉर एनी y बिलोंग्स टू n कोडोमेन there exist x belongs to n का मतलब डोमेन, n का मतलब क्या होगा डोमेन, सच दैट fx इक्वल टू y। ठीक है, और fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू x स्क्वायर। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू अंडर रूट y। ठीक है, y किससे बिलोंग कर रहा, n से, n की वैल्यू यहां 1 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 आ गई। x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। यानी अब 2 की तो प्री इमेज मिली नहीं, तो देयरफॉर अगर आपको 1, 2 वैल्यू बता दें, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, भाई 2 के लिए x डिफाइन नहीं हो पा रहा है, देयरफॉर रेंज सबसेट ही रही कोडोमेन का, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं आप, preimage of 2, preimage of 2 does not exist in domain, therefore f is on। ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया कि रेंज, अगर आपने इतना ही लिखा कि रेंज सबसेट है कोडोमेन का, तब भी आप एफ इज ऑन कर सकते हैं। एक लाइन मैंने और लिखा ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि प्री इमेज ऑफ 2 जैसे तो बहुत है, यहाँ 3 रखो अंडर रूट 3 आ जाएगा, 5 रखो अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, एफ इज ऑन 2, समझ आ गया? ये मैंने आपको बता देता, हमें आपको पता लग गया था कि 2, 3, 5, 6 इसकी तो इमेज इधर बन नहीं पा रही है। जब इसकी इमेज इधर नहीं बन पा रही है तो ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू होगा। एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आप उनको ध्यान से देखना। दूसरे का सेकंड क्वेश्चन सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, लेकिन एफ जो है वो जेड टू जेड है। अब इसका डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या था, एन टू एन था, एन टू एन में तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, जेड में तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, अब इसको 1-1 चेक करते हैं।
अब ध्यान से समझिए, सिंस अब -1 और 1 किससे बिलोंग करता है? दोनों जेड से बिलोंग करते हैं। अब आपको f-1 की इमेज बताओ, इसमें रखो -1 का स्क्वायर 1 आ गई। अब इस f1 की इमेज बताओ, 1 का स्क्वायर 1 आ गई। तो -1 और 1 की इमेज एक ही आ गई, जबकि 1 1 में तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, बट यहाँ क्या हुआ? डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव सेम इमेज। ऐसे ही अगर आप देखें -2 और 2 के लिए देखो, ठीक है। सिंस -1 and 1 have same image, therefore f is not 1 1। 1 1 कब होता? जब अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि जेड टू जेड है, जेड में तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। वहां n to n था, वहां सारे पॉजिटिव भी थे। 1 की इमेज 1 स्क्वायर थी, 2 की 2 स्क्वायर थी, 3 की 3 स्क्वायर थी। वहां तो माइनस का नंबर था ही नहीं जब n to n लेते थे, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से 1 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने इसका ऑन टू क्या था, ऐसे इसका ऑन टू कर लेंगे। जैसे ऑन टू सेम है, ऑन टू सेम, ठीक है। 1 1 तो ये नॉट 1 है, इसका ऑन टू सेम हो जाएगा। जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया है तो इसका सेम ऑन टू होगा। चलो अब इसी का क्वेश्चन आता है हमारे पास, f and 2n f(x) = x³। बताना क्या आपको? वही 1 1 ऑन टू बताना है। अब दोबारा क्या है? n to n नेचुरल नंबर ही कोडोमेन है, नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, ठीक है। तो आपको 1 1 प्रूफ करना है। 1 1 प्रूफ करने के लिए आप क्या मानते हैं? 4x1 x2 f(x1) = f(x2) 1 1 4x1, x2 belongs to n, let f(x1) = f(x2)। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? f(x1) f(x) की वैल्यू क्या है? x³ है, तो f(x1) की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर भी 1 लगा दो, इधर भी 1 लगा दो, तो f(x1) की वैल्यू क्या आ गई? x1³ आ गई। और f(x2) की वैल्यू में यहाँ भी 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो, तो f(x2) की वैल्यू कितनी आ गई? x2³ आ गई, ठीक। क्योंकि रियल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है दोनों, तो ये पावर हट जाएगी। x1 = x2, therefore f is 1 1 तो होगा। बारी आ गई ऑन टू की। बारी किसकी आ गई? ऑन टू की। ऑन टू में क्या होगा? वही मान लेंगे, लेट 4ny there exist x in domain such that f(x) = y, ठीक है। f(x) = y। आपने क्या रखा? f(x) की वैल्यू क्या रखी? x³, और x की वैल्यू कितनी आ गई? y की पावर 1/3 आ गई। और y किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। x किससे बिलोंग करता है? n से। अगर ये ऑन टू होगा तो y की हर वैल्यू के लिए, y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x किससे बिलोंग करना चाहिए? n से बिलोंग करना चाहिए। तब तो ये क्या होगा? ऑन टू होगा। तब क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू कोडोमेन का जाएगा। लेकिन अगर y की कुछ वैल्यूज के लिए x अपने डोमेन में नहीं जाता है, अगर x n से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या होगा? तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा, रेंज होगा सबसेट होगा, ठीक है। अब देखो, अब y = 2 ले लो आप, और y = 2, x = y की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3,
डज नॉट बिलोंग्स टू एन। बस यही क्लियर हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर रेंज सबसेट हुआ इक्वली सबसेट हुआ कोडोमेन का। ठीक है, अगर आप यहां रखते हैं नो, y इक्वल टू नो रखें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, सॉरी क्या रखें 27, तो x इक्वल टू 3 तो आंसर बिलोंग करेगा, यानी 27 की प्री इमेज तो मिल जाएगी इधर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू आ गई, यानी 2 की प्री इमेज इधर नहीं मिली, 2 की प्री इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर 2 की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर रेंज जो होता है वो सबसेट हो जाता है कोडोमेन का, इक्वल नहीं होता। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। अगर यही बात आप R2R लगा दे तो ऑन टू बन जाएगा, R2R में क्या होगा ऑन टू हो जाएगा। ठीक, वी पार्ट इसका खुद करेंगे Z टू Z वाला। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक हमारे पास ऐसे लार्ज ब्रैकेट में x बंद होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ये का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा क्या देगा आपको, इंटीजर देगा। किस तरह देगा इंटीजर, जैसे 1 की वैल्यू रखी 1 दे दिया, 2 की वैल्यू रखी 2 दे दिया, 2.1 रखा। 2.1 में क्या होगा कि जो 2.1 से पहला सबसे पहला छोटा इंटीजर होगा, तो 2.1 से सो जो उससे पहला जो इंटीजर है वो 2 ही होगा ना, तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। आप चाहे 2.2 रखो वो भी 2 हो जाएगी, 2.9 रखो उसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, चाहे 2.999 भी रखो उसकी वैल्यू भी 2 होगी। लेकिन अगर 3 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 3 होगी। अब ये बात समझ में आ गई होगी। ये प्लस के लिए बताया, अब माइनस के लिए देख लें। -1 की वैल्यू -1, -2 की वैल्यू -2। लेकिन अगर -2.3 की बात करें, माइनस में क्या होगा कि माइनस में -3 हो जाएगा बाबू, क्योंकि -2.3 से जो छोटा इंटीजर होगा वो -3 होगा, क्योंकि माइनस में जो बड़ी संख्या दिखती है वो छोटी होती है ना। -3.4 का मतलब -4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो 0 1 2, अगर आपने इसके बीच के नंबर रखे कोई भी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 0 और 1 के बीच के नंबर रखे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अभी -1, अगर -1 और 0 के बीच के नंबर रखे तो उसकी वैल्यू -1 होगी। अगर -2 और इसके बीच के रखे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। जैसे इसकी यहाँ रखा आपने -1.5, तो -1.5 की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। यानी इससे एक माइनस वाले में क्या करना है, इससे एक ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ ये सेम होगी, जो भी लिख रही है वो सेम होगी। ठीक है, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हमने एग्जांपल से बताया। कल इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन आज आपको इसको एक क्वेश्चन समझाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन FR2R, कैसे दिया, रियल नंबर टू रियल नंबर, जो f है वो कहाँ है, R2R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। fx क्या दिया है, अब fx दे दिया उन्होंने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये बताना है कि नाइदर ये ना तो ये ऑन टू है ना ये 1 है, तो 1 तो देखो क्लियरली है ही नहीं। कैसे नहीं है, 1 चेक करते हैं। अब भैया f1 की वैल्यू निकाल, f1.1 की वैल्यू निकालो। 1.1 की इमेज कितना दे रहा, 1.1 इक्वल टू 1। 1.2 के देखो, 1.2 की इमेज 1.21 है ना। 1.9 की देखो, 1.9 की इमेज भी 1।
तो आपको दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव सेम इमेज सिंस 1.1, 1.2, 1.9 हैव सेम इमेज अंडर F, therefore F is not 1, यानी क्या है ये मैनी वन, क्या होगा मैनी वन। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर थी तो आप इसको आराम से बता देते हो। अब बात आती है ऑन टू की, बात आएगी ऑन टू की। ऑन टू समझाने के लिए इसको आपको मैपिंग से समझना होगा और मैपिंग से ही कॉपी में करना होगा। ये R F, ठीक है। वन, टू, थ्री और ये 1, 2, 3। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर 1 और 2 के बीच के जितने नंबर है सारे आ गए, 1.1, 1.2, 1.3, 1.15 इस तरह के नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 और 3 के बीच के सारे नंबर आ गए, यहाँ पर 3 और 4 के बीच के सारे नंबर आ गए, बस इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है भाई। 1 की इमेज क्या होगी, 1 ही होगी, और ये 1.1, 1.2, 1.3 इनकी इमेज भी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक। 2 की इमेज 2 होगी और इन सब की इमेज भी 2 ही होगी। 3 की इमेज 3 होगी और इन सब की इमेज भी 3 होगी। अब हुआ क्या, जितने भी 1 और 2 के बीच के नंबर थे उनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है भाई। इधर भी तो होगी, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इधर 1.1 भी तो होगा, 1.2 भी तो होगा, 1.3 भी तो होगा, 1.4 भी तो होगा। इनकी प्री इमेज उधर है ही नहीं। बात समझ में आ गया। तो पूरा जो R है वो रेंज तो नहीं हुआ। अगर सबकी इमेज इधर मिल जाती तो जो हमारा कोडोमेन था वो रेंज के इक्वल हो गया था। अब रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, रेंज के अंदर तो 1, 2, 3 इस तरह के एलिमेंट आएंगे, -1, -2, -3 इस तरह के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब 2 और 3 के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं 2.1, 2.2, 2.3 समथिंग इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो इन इनफाइनाइट एलिमेंट्स को और इन इनफाइनाइट एलिमेंट्स को इन इनफाइनाइट एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। जब इधर प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का, ठीक। तो रेंज क्या होगा, सबसेट होगा कोडोमेन का, तो F इज नॉट ऑन टू हो जाएगा। बस समझ में आ गया। तो आप यहां लिखेंगे सिंस एक्सेप्ट इंटीजर को छोड़कर नो रियल नंबर हैव प्री इमेज इन डोमेन, एक्सेप्ट इंटीजर नो रियल नंबर इन कोडोमेन लिखो। एक्सेप्ट क्योंकि इंटीजर की तो प्री इमेज मिल रही है भाई, 1 की भी मिल रही, 2 की भी मिल गई, 3 की भी मिल गई, माइनस की मिल जाएगी, 0 वाले की मिल जाएगी। तो एक्सेप्ट इंटीजर नो रियल नंबर इन कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर रेंज क्या होगी, सबसेट होगी कोडोमेन, देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू। क्लियर। अब इसको आपको अच्छे से देखना है। ओके, थैंक यू।